work against a force, when we do work against a force, जैसे मान लो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करते हो और ग्रेविटी के अगेंस्ट में आपने क्या किया कि कुछ कोई चीज उठाकर फ्लावर वेस है मान लीजिए, वो आपने कहीं पर ऐसे ऊपर में रख दिया, अलमीरा के ऊपर में एक फ्लावर वेस रख दिया। तो अब आपने इसको उठाया और उठाकर यहाँ रखा, तो आपने ये जो फ्लावर वेस पहले तो जमीन में रखा हुआ था, फिर आपने इसको उठाया और जब उठाया तो किसके अगेंस्ट में काम किया बताओ? आपने ऊपर फोर्स लगाया ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी नीचे इस पे वेट लगा रही थी, वेट दैट इज mg, लेकिन आपने mg के इक्विवेलेंट फोर्स लगाया और इसे ऊपर उठा लिया और ऊपर उठा के डिस्प्लेस भी किया होगा। कितना डिस्प्लेस किया बताइए? अगर मान लीजिए इसकी हाइट h है तो आपने कितना वर्क डन किया होगा? वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपने अगर किसी चीज को उठाया, आपने किसी चीज इस पर कितना फोर्स लगाया होगा? अगर इसका वेट mg है तो आपने फोर्स भी तो mg लगाया होगा ना। तो कितना फोर्स लगाया होगा बताइए? नहीं तो आप उठा नहीं पाओगे, उससे कम लगाओगे तो आप उठा नहीं पाओगे। तो mg लगाया और h डिस्प्लेस कर दिया, तो आपने इतना वर्क डन किया। अच्छा, तो अब ये फ्लावर बेस जब आपने ऊपर रखा है तो क्या इसमें एनर्जी बढ़ गई है कि नहीं बढ़ी है? बढ़ गई है, क्योंकि कोई भी चीज ऊपर रखी अगर वो वहां से गिरेगी तो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है, साउंड एनर्जी, अगर और नहीं तो दूसरी हीट एनर्जी। अब किसी चीज को बार बार ऐसे ऐसे करो तो हीट वहां पर जनरेट हो जाती है। तो इस तरीके से इसमें ज्यादा एनर्जी है। व्हेन इट फॉल्स देन इट इज एबल टू डू वर्क, so it has a kind of energy due to its position। तो इसमें कौन सी एनर्जी है भाई? इसमें लेसर एनर्जी है, इसमें ज्यादा जमा हो गई। इसमें कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई बताइए? व्हाट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इन इट? सो mgh, जितना आपने वर्क डन किया क्या उतनी इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई। यहां जब ये ग्राउंड पे था तब इस पे जीरो एनर्जी थी, तो जीरो जूल एनर्जी थी। अब आपने जब इस पर ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम कर दिया तो इसमें कितनी एनर्जी आ गई? क्या जितना आपने काम किया उतनी ही इसमें एनर्जी आ गई? दैट इज, इसको कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हेन वी डू वर्क अगेंस्ट ए फोर्स एंड आवर वर्क गेट कंजर्व इन form of potential energy and our work get conserved, हमारा काम बेकार नहीं जाता है, वो जमा हो जाता है। get conserved in form of potential energy, then such force is called, तो उस फोर्स को क्या कहते हैं? such force is called conservative force। तो उस फोर्स को बोलेंगे that force is conservative force। ओके, नाउ अब जरा देखो कि यहाँ पर एक नई चीज आ गई है कि इसमें जो एनर्जी कंजर्व हुई है वो पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर कंजर्व हुई है। नाउ कि व्हाट डज इट मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी? तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हमें पता करनी पड़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन एनी ऑब्जेक्ट। इसमें एक एनर्जी स्टोर्ड है, किस वजह से है बताइए? क्या इसकी पोजीशन की वजह से स्टोर है? भाई ऊपर है, पोजीशन की वजह से इसमें एनर्जी है कि नहीं? अच्छा, एनर्जी स्टोर्ड या फिर और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में, मान लीजिए ये एक क्रॉस बो है और इसमें आप देख रहे हैं कि धनुष, तीर धनुष है, धनुष कमान है, तो ये स्ट्रेच्ड है, तो इसकी स्ट्रेच स्ट्रिंग है, तो क्या इसमें भी इसके कन्फिग्रेशन की वजह से कुछ एनर्जी स्टोर्ड है? जब इसको छोड़ेंगे then when it is released then it can do a lot of work। so it is energy stored in an object, energy stored in an object due to its position, या फिर
कन्फिगरेशन, कन्फिगरेशन का मतलब है जैसे अगर एक स्प्रिंग को कंप्रेस कर लो दोनों हाथों से, यहाँ से भी हाथ से पकड़ो और यहाँ से भी पकड़ो और इसको कंप्रेस करके रखो, तो जब इसको आप छोड़ोगे तो क्या ये बाउंस बैक करेगी। आपने इसको कंप्रेस करके रखा है तो ये इसका कन्फिगरेशन कहलाएगा। आपने इसको जो है कंप्रेस किया या स्ट्रेच कर दिया तो इस पर कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, इसमें भी एनर्जी है। या ऐसा भी हो सकता है कि एक क्रॉस बो, जैसे कि इस तरीके से आप एक यहाँ पर क्रॉस बो है तो आप स्ट्रेच करके रख रहे हो, देन इट इज़ ऑल्सो हैविंग इट्स पोजीशन और कन्फिगरेशन। ये सब है एनर्जी स्टोर्ड इन इट ड्यू टू कन्फिगरेशन। यहाँ पर भी क्या है कि दैट इज, क्या बोलो, होगी मैग्नेट पे भी होगी। मैग्नेट में ये नॉर्थ है ये साउथ है, और नॉर्थ नॉर्थ को आप अगर स्प्रिंग में भी होगी, क्योंकि ये जो है इट इज अगेन ड्यू टू इट्स पोजीशन। आपने इस पे वर्क किसके अगेंस्ट में किया बताओ, इसको पास लाए। यू हैव डन वर्क अगेंस्ट मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या चाहता था, क्या ये दूर भाग जाए, बोलो। मैग्नेटिक फोर्स अगर नॉर्थ नॉर्थ पोल है तो ये रिपेल करना चाहता था। जस्ट लेट मी शो यू दिस एग्जांपल, वेट फॉर अ सेकेंड। Okay, now though you already have seen this lot many times, but again it is to be observed once again. देखिए दिस इज नॉर्थ, और अगर एक नॉर्थ हम पास में लाएं तो ये भाग रहा है। सो क्योंकि इनमें रिपल्सन है और हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो किसके अगेंस्ट में लगा रहे हैं बताइए। वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट मैग्नेटिक फोर्स। अगर हम छोड़ेंगे क्या ये दूर भागेंगे, दूर भाग गए। तो जब भी हम ऐसा करेंगे देन इट इज डूइंग, ये देखिए, सो दैट इज इट इज रिपेलिंग। सो इसलिए इसमें भी एक तरीके की पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व हो गई। या फिर आप ऐसा देखें, क्या नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट हो जाएंगे और जो अपोजिट पोल अट्रैक्ट होते हैं, और सिमिलर पोल ऐसा चार्ज में भी होता है। जैसे नॉर्थ और साउथ को तो दूर रखो तो ये अपने पास अपने आप ही पास चले जाएंगे। ये देखो ये है ना। तो इस तरीके से ना, अब जरा देखें ऐसा इससे भी हो सकता है। अगर मान लो दो पॉजिटिव चार्ज है और उसको आप बहुत फोर्स लगा के पास ले आओ तो क्या इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। और अगर जैसे ही इसके कंस्ट्रेंट्स रिमूव करोगे, यहाँ से इसकी दीवार हटाओगे, तो क्या ये भागेंगे और काम कर देंगे। यहाँ पर भी तो आपने हाथ का कंस्ट्रेंट लगा रखा है। कंस्ट्रेंट्स का मतलब एनी ऑब्स्ट्रक्शन, कोई बाधा जिसकी वजह से वो जा नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर भी आप इसे पकड़ कर रखे हो। So when constraints are removed, then it is able to do work. It will immediately do work. तो यहाँ पर क्या बात कही गई है, एनर्जी stored in an object due to its position। और यहाँ पे जो भी है ये किसकी वजह से है, इन दोनों में किसकी वजह से बताइए, ड्यू टू कन्फिगरेशन। एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू, क्योंकि आपने इसका कॉन्फ़िगरेशन बिगाड़ दिया। आपने स्ट्रिंग और ये जो वो है वुड है उसका कॉन्फ़िगरेशन, इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर था क्या आपने उसको थोड़ा सा मोड़ दिया है क्या, या स्प्रिंग में भी थोड़ा सा उसको स्प्रिंग को दबा करके क्या किया है बताइए, उसका आपने कॉन्फ़िगरेशन को क्या किया। जब भी आप ऐसा करते हो देन यू आर चेंजिंग इट्स कॉन्फ़िगरेशन। ओके, स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप दबाइए, सो यू आर चेंजिंग इट्स कॉन्फ़िगरेशन।
Okay, let me again. Now is it okay? चलो, तो here it is the energy stored due to configuration. कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने का मतलब समझते हो? जैसे किसी एक बॉल को या पिंग पोंग की बॉल को दबा दो तो क्या वो फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी, तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। ऐसी कंप्रेसिबल बॉल को या स्माइली की बॉल को दबाओ तो अपनी जगह आ जाती है। तो आपने उसका क्या चेंज कर दिया? क्या उसके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की पोजीशंस आप जो आपस में रिलेटेड टू ईच अदर थी, क्या उसको चेंज कर दिया? भाई आप किसी चीज़ का अगर शेप बिगाड़ोगे तो कन्फिग्रेशन तो चेंज होगा ही कि नहीं? आपने स्प्रिंग का शेप बिगाड़ दिया, इसका भी। हाँ बोलो, बोलो। क्या? बताइए। किसमें? बर्ड्स में नहीं। बर्ड्स में अगर मान लीजिए वो किसी हाइट पे है, तो एक हाइट पे उड़ रही है और उस हाइट से वो अचानक गिर जाए तो हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है ड्यू टू इट्स पोजीशन, बिकॉज अ फ्लाइंग बर्ड इज हैविंग ए पोटेंशियल। हम्म। रुके या ना रुके, अगर कोई एक बर्ड जो है 100 मीटर हाइट पर उड़ रही है और एक 200 मीटर, तो किसके पास ज्यादा एनर्जी है? क्योंकि 100 से 200 तक जाने के लिए, क्योंकि 200 तक जाने के लिए उसने ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम किया हुआ कि नहीं? आप किसी चीज को इतना उठाओ, वर्क अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट, देखो वो उड़ रही है वो अलग बात है, फ्लाइंग बर्ड, लेकिन किस हाइट पे उड़ रही है? 100 से 200 तक जाने में उसने जो एक्स्ट्रा काम किया होगा वो वर्क है। फिर अगर हॉरिजेंटल उड़ेगी वो वर्क नहीं है। दैट इज, अगर वहां पर वो कंसीडर करवाए कि जो एयर ड्रैग है उसके अगेंस्ट में, तब फिर वहां मान लिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि वर्क इज डन अगेंस्ट एयर ड्रैग, तो बोलोगे यस, क्योंकि वहां भी वो अपने मस्कुलर फोर्स लगा रहे। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है जब आप किसी चीज के शेप को चेंज करते हो, उसके एटम्स की पोजीशन को चेंज करते हो, तो उसको कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। जैसे स्प्रिंग को आपने कंप्रेस किया, तो स्प्रिंग को कंप्रेस करने में आप क्या कर रहे हो? इसके एटम्स का जो आपस में साइज है इसको डिस्टॉर्ट कर रहे हो, इसका जो ओरिजिनल शेप है क्या उसको बिगाड़ रहे हो? तो जब जब आप ऐसा करोगे, चाहे ऐसा कर रहे हो या यहाँ पर भी, तो क्या ये वुड जो है, क्या वुड को आप मोड़ रहे हो? तभी तो क्रॉस बो ऐसे तो नहीं है कि ऐसे ही अपने आप ही भागेगा तीर। तो जब स्ट्रिंग खींचते हो तो बताओ क्या चीज मुड़ती है? which is getting bent, it is bow only which is getting bent. So you are changing configuration here, और वो अपनी नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए, अपने नेचुरल स्ट्रक्चर को पाने के लिए वापस उसी जगह लौटता है। और ऐसी स्थिति में यू कैन रिट्रीव योर वर्क, जो काम आपने उसमें किया था वो अभी उसमें स्टोर है। जब आप उसके कंस्ट्रेंट्स को रिमूव करोगे, चाहे यहाँ से रिमूव करोगे और यहाँ से जब छोड़ दोगे, तो जब भी उसके ऊपर लगी हुई बाधा को रिमूव करोगे तो क्या वो अपने नेचुरल स्ट्रक्चर में आ जाएगा और इट विल गिव यू वर्क बैक। जितना आपने काम किया था क्या उतना वर्क वापस कर देगा, ये भी स्प्रिंग रीअसर्ट हो जाएगी, उछल कर अपनी जगह आ जाएगी। तो इस तरीके से इट विल गिव वर्क। अभी भी देख लो, जैसे मैं इस पर ऐसे कंप्रेस कंप्रेस कर रहा हूँ और छोड़ दूँ इसको, तो क्या ये फिर क्या होगी? ये उछल कर अपनी जगह पे आ जाएगी, इट विल गिव मी सम वर्क। तो ये तो हो टेबल के अगेंस्ट में आ जाएगी, या हम इसको ऐसे करें और फिर इसको छोड़ दें, देन इट विल बाउंस बैक। ऐसा तो होगा कि नहीं होगा? ठीक है कि नहीं? जैसे छोड़ दिया तो होगा ही। तो जब भी हम ऐसा करेंगे ये हो जाएगा। तो एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन, एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। It is denoted by EP। जैसे उसको पोटेंशियल एनर्जी को EP कहते हैं और काइनेटिक एनर्जी को E के, तो इसको किससे डिनोट करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय EP। ओके।
अब जरा देखिए, सो इन सभी चीजों में इसमें भी है एनर्जी स्टोर्ड है। हमने इसमें क्या किया है, वर्क डन अगेंस्ट मैग्नेटिक फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इन दोनों में एनर्जी है और हमें काम मिल जाएगा। सो यहाँ पे वर्क डन किसके अगेंस्ट में किया, वर्क डन अगेंस्ट मैग्नेटिक फोर्स, एंड यहाँ पर वर्क डन अगेंस्ट, हमने प्लस प्लस को पास लाया जबकि दूर जाना चाहते थे, सो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इस तरीके से हमने देखा कि अच्छा ये बताओ, जब भी आप किसके अगेंस्ट में काम करोगे तब आपका वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कंजर्व रहेगा। अगर आप फ्रिक्शन के अगेंस्ट में काम कर रहे हो और जैसे आपने फ्रिक्शन के अगेंस्ट में पेन इधर कर दिया, अब इससे काम हमने तो काम किया है, चलो वापस दो, तो ये देगा क्या आपको, बताओ। फ्रिक्शन हो, ड्रैग हो, ये नहीं देगा, ये तो आपका बेकार चला गया, ये हीट में तुरंत ही कन्वर्ट हो गया। आप इसको 3-4 बार करो ऐसे ही पता चल जाएगा। ये हाथ को ऐसे करो फ्रिक्शन के अगेंस्ट में, क्या आपका हाथ गर्म हो जाएगा, बिल्कुल गर्म हो जाएगा, 4 बार करने पे ही ऐसे हीट अप हो जाएगा। तो फ्रिक्शन में जो के अगेंस्ट में जो काम करते हो वो हीट में कन्वर्ट होता है, वो आपका पोटेंशियल एनर्जी में नहीं कन्वर्ट होगा। जबकि कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से हैं जिनके अगेंस्ट में काम किया जाए तो वो पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर जमा हो जाता है। व्हेन वी डू वर्क अगेंस्ट ए फोर्स, वो कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स, अगेंस्ट अ फोर्स एंड आवर वर्क get conserved in form of potential energy, then such force is called conservative force। इसके एग्जांपल क्या क्या है, किसके किसके अगेंस्ट में काम किया जाए, जैसे कि यहाँ पर देखो क्या ठीक है, सो ग्रेविटी, इसी तरीके से मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शन के अगेंस्ट में आप काम करोगे तो क्या पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, वो जमा हो जाएगी। आपने कहा देखो हमने हाथ ऐसे ऐसे कर दिया है, अब ये जमा हो गई है, हम परसों आके इससे मांगेंगे और ये अब जो है काम, कुछ नहीं, वो तो इमीडिएटली हीट में कन्वर्ट हो गया, मैग्नेटिक फोर्स। और बताओ कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स, और बताओ कौन सा, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। वास्तव में ये जो क्रॉस बो है इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ स्प्रिंग। जो चीज अपनी पोजीशन में आ जाए उस चीज को क्या कहते हैं, क्या उसको स्प्रिंग कहते हैं। आपने कभी ट्रक के नीचे ऐसा देखा है कि बहुत सारे ऐसे 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 रखे रहते हैं, ट्रक में जब लोड लेता है उसमें ये स्प्रिंग होती है और इसके ऊपर उसकी बीम होती है ट्रक की, तो उसमें वो वाली स्प्रिंग काम नहीं करेगी, उसमें बहुत सारे मोटे मोटे लोहे के पट्टे लगे रहते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे को दबाते हैं और फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। कभी भी ट्रक में देखना जो बड़ी बड़ी बीम है जो लोड उठा रही है उसके नीचे इस तरीके के 4 ऐसे ऐसे स्प्रिंग है, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा। समझ में आया कि नहीं। तो कोई भी चीज अगर अपनी नेचुरल पोजीशन में वापस आ जाती है तो इट इज ए काइंड ऑफ स्प्रिंग एक्शन। क्योंकि कभी भी इन सब चीजों में क्या होता है कि जैसे आप, हाँ ये देखो, तो एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए कंजर्वेटिव फोर्स के, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर आप प्लस प्लस को पास लाओ तो क्या वो दूर भागेंगे चार्ज, बताओ, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को पास लाओ फिर भागेंगे, तो पास लाके जैसे ही हाथ हटाओगे तो क्या प्रोटॉन प्रोटॉन दूर भाग जाएंगे, बताओ। ऐसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को लाओ तो क्या भाग जाएंगे, पास लाने के बाद हाथ हटाते ही भागेंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि इसको कंप्रेस करने पर ये वापस जा रहा है। यही चीज यहाँ पर भी हो रही है। आगे के क्लास में 10th में देखोगे जब आप स्प्रिंग कंप्रेस कर रहे हो तो वास्तव में आप प्रोटॉन प्रोटॉन को और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को पास ला रहे हो। उसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने का मतलब है उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को चेंज करना, उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेंज करना, तो वो वापस अपनी जगह आ जाएगा कि नहीं। तो इसका राज यहाँ छिपा हुआ है कि स्प्रिंग, आप पूछो क्यों वापस आ गई, हमने तो दबाया था, क्योंकि आपने ऐसा दबाकर उसके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन प्रोटॉन को क्या पास कर दिया है, बोलो। तो वो अपनी नेचुरल पोजीशन में आएगी कि नहीं आएगी, यही काम यहाँ भी हो रहा है। सो देयर सीक्रेट इज हिडन ओवर हियर ओनली। द फंडामेंटल कंजर्वेटिव फोर्स इज इलेक्ट्रिक फोर्स ओनली, दैट वी हैव रिटन हियर, दैट इट इज ए काइंड ऑफ स्प्रिंग फोर्स। ओके, तो पहली बात है उदयवी, ये रिपीट करो, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, यस, हाँ,
आइदर इट्स पोजीशन और कन्फिग्रेशन, ये कन्फिग्रेशन है, इसमें पोजीशन से मतलब नहीं है। कोई कह दे हम स्प्रिंग को देखो वर्टिकल पकड़े ऐसे पकड़े तो उससे कुछ फर्क पड़ जाएगा क्या? वो तो उसका कन्फिग्रेशन है जिसकी वजह से एनर्जी स्टोर्ड है। तो इस तरीके से इन सब केसेस में क्या है, कन्फिग्रेशन है, और इन सब के जैसे ग्रेविटी है तो पोजीशन होगी, ठीक है ना। अच्छा, तो ये बता कन हाँ शेप लिख सकते हो। अब जरा देखो, सो इट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी वॉट एवर वर्क इज डन। क्या वही उतने का उतना उसमें पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी बताओ? तो यहां पर आपने इस पर कितना वर्क किया, फोर्स लगाया और डिस्प्लेस किया, एच डिस्प्लेस किया, तो फोर्स है एमजी, क्योंकि एमजी वेट लग रहा था उतना लगाया, और एच डिस्प्लेस किया। तो बताओ किसी ऑब्जेक्ट जो कि एच हाइट पर हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? क्या एम जी एच? यस। सो ये एक हमारा फॉर्मूला बन गया जिससे हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से, कंजर्वेटिव फोर्स बताइए। और हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक ही है, हम जिसे इलेक्ट्रिक फोर्स कह रहे हैं वास्तव में वो स्टैटिक चार्जेस हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बिकॉज इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक फोर्स दो तरीके के हैं, एक इलेक्ट्रोडायनामिक है और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक है। जैसे करंट चलता है ना वायर में, इलेक्ट्रिक करंट, वो इलेक्ट्रोडायनामिक फोर्स है। और जो रुके हुए चार्ज हैं तो उसे क्या कहेंगे बताओ? क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? बताइए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, और बताइए और कौन कौन से हैं कंजर्वेटिव फोर्स? सो यानी चार्ज जो रुके हुए हो। स्टैटिक का मतलब क्या होता है बताइए? विच इज एट रेस्ट, ये हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, यही इलेक्ट्रिक फोर्स है, उसका एक टाइप है इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज अगर रुका है तो बोलेंगे उसमें लगने वाला फोर्स है। हाँ, स्प्रिंग फोर्स होगा। और बताइए। और हाँ हाँ, यही चार है। ग्रेविटेशनल फोर्स। However, which kinds of force that are non कंजर्वेटिव फोर्स? काम करो और काम आपका जो जमन, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हो गया, और दूसरा एयर ड्रैग। सो एयर ड्रैग यानी कि हवा के अगेंस्ट में अगर आपने काम किया, एयर के अगेंस्ट में भी फ्रिक्शन ही होता है। सो इट इज ऑल सेम। तो कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमने देख लिया। अब जरा देखें कि दैट हवा में अगर आप एक लकड़ी, पतली सी लकड़ी को ऐसे घुमाओ तेजी से तो साय की आवाज आती है, बहुत पतली सी एक टहनी लो लकड़ी की। तो वो क्यों है? और कई बार तो हवा इतना फोर्स लगाती है कि एयरप्लेन के विंग्स टूट जाते हैं, अगर वो एक स्पीड से ज्यादा उड़ेगा ना। तो वो आवाज क्यों आ रही है एयरक्राफ्ट में? आपको मालूम है स्पेसशिप में आवाज नहीं आती है। स्पेसशिप जो उड़ता है ना हवा में, सैटेलाइट, तो वो लगातार सालों सालों करीब करीब कई तो ऐसे जो 70 सालों से लगातार उड़ रहे हैं, वो तो ऑटोमेटिकली उड़ रहे हैं। तो बताओ उसमें क्यों नहीं आवाज आ रही है? बिकॉज उसके चारों तरफ एयर है ही नहीं, और एरोप्लेन में कितनी आवाज। तो क्यों आवाज है बताओ? वो किसके अगेंस्ट में फोर्स लगा रहा है? एयर के अगेंस्ट में काम कर रहा है। दैट्स वाई इट इज एयर ड्रैग। दैट इज इफ यू आर डूइंग वर्क देन योर वर्क इज लॉस्ट। और जबकि इसमें क्या होता है, अगर आपने काम किया और कोई, इसमें लॉस नहीं होता है। मान लो आपने एक बॉक्स इसके ऊपर उठा के रख दिया, तो क्या आपका काम जमा हो गया? इसमें कितनी एनर्जी जमा हो गई? आपने इस स्प्रिंग में दबा दो, 100 साल बाद अगर उसको छोड़ो तो क्या खुल जाएगी? तब भी खुलेगी। और मैग्नेट को अभी दबाओ और बताओ 100 साल बाद कोई आए आपकी जनरेशन टू जनरेशन, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन, और वो हाथ हटा दे, तो क्या वो मैग्नेट दूर तब भी भागेंगे? आपका काम बैंक में जमा है। ये मान लो आपने इसको उठाया तो आपने कितना फोर्स लगाया, एफ। वो एफ कितना, किसके इक्वल था? क्या दैट वर्क वाज इक्वल टू एम जी? क्योंकि जितना एम जी उतना लगाया, और कितनी हाइट तक उठाया? क्या उसी डायरेक्शन में उठाया, एच? तो वर्क डन क्या होता है बताओ?
वर्क डन, पहली बात होता है भाई फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब फोर्स आपने कितना लगाया, mg, क्योंकि वेट के अगेंस्ट में लगाया फोर्स, तब आप उठा सके, और हाइट है h, तो क्या ये जो वर्क डन है यही पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी यहाँ पे। तो आपके घर में जो हाइट पर एसी लगे हुए हैं, ट्यूब लाइट है, फैन है, आपकी बुक्स जो सेल्फ में रखी, क्या उन सभी में पोटेंशियल एनर्जी है? अगर वो बुक एक एक करके गिरना शुरू कर दें तो क्या शोर पैदा करेंगी? विल दे प्रोड्यूस साउंड? अदरवाइज दे कैन डैमेज द ग्राउंड ऑल्सो। तो अगर भारी चीज है तो ग्राउंड को डैमेज भी कर सकती है। तो इस तरीके से उन सब में पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि कभी न कभी आपने वर्क डन करके उनको ऊपर रख दिया है, और क्या अब वो एनर्जी उसमें जमा हो गई है? इज इट स्टोर्ड इन इट? जैसे बैंक में आप पैसा डिपॉजिट करते हो तो जमा हो जाता है, तो क्या इसमें भी एनर्जी डिपॉजिट हो गई है? तो ये जो एनर्जी डिपॉजिट हो गई है, अब इसको पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। सो योर वर्क डन इज गेटिंग डिपॉजिटेड व्हेन यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। आपने किसके अगेंस्ट में काम किया था? ग्रेविटी के, तभी तो डिपॉजिट हुई। और अगर आपने फ्रिक्शन के अगेंस्ट में काम किया होता तो क्या ये जमा हो जाता, वापस आता हाथ क्या? और यहाँ पे जहां से उठा के रखा है अगर छोड़ोगे तो क्या यहाँ फिर से वापस आ जाएगा, उसी हाइट पे आ जाएगा? तो काम करेगा भी नहीं करेगा अपने आप? आपने उठाया, एक 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 रास्ते आपको काम करना पड़ता है, दूसरे रास्ते ग्रेविटी काम करेगी। तो जो भी कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये आपने ऊपर उठाया, अब कौन काम करेगा? ग्रेविटी कहेगी नीचे आओ। बताओ, यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स में एक बार आपने काम किया, इसे पास लाए अगेंस्ट में, अब जब मान लो छोड़ोगे तो कौन काम करेगा इस पे? बोलो, ये क्यों दूर भागेंगे? ग्रेविटी थोड़ी ना, ग्रेविटी की वजह से नहीं दूर भागेंगे। बताओ किसकी वजह से दूर भागेंगे? मैग्नेटिक फोर्स की वजह से भागेंगे। ये अगर मान लो अभी आपने काम किया और जब इसका ये वॉल रिमूव करोगे तो किसकी वजह से दूर भागेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से भागेंगे। ठीक है कि नहीं? तो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक है और जब चल रहे तो इलेक्ट्रोडायनेमिक हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें स्प्रिंग फोर्स है। सो वी हैव सीन हियर दैट द एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट h इज mgh। ये एक हमारा एक्सप्रेशन है। ठीक है, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट is mgh। potential energy stored jet placed at a height h। तो EP is equals to mg, दिस इज mgh। जैसे कि अगर आप किसी चीज को ऊपर उठाओगे तो आप देख लो, आपने उस पर एक फोर्स लगाया mg और h हाइट पे उठाया, तो वर्क डन क्या हो गया? जो हमने बताया आपको, वर्क डन क्या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स लगाया mg, हाइट है h, तो क्या हो गया बताओ? वर्क डन mgh। और क्या ये स्टोर हो जाएगा? सो इट इज ओनली स्टोर। तो इसे आप क्या कहेंगे? अगर स्टोर यही हो गया, आपका काम पूरा का पूरा जमा हो गया कि नहीं बैंक में, तो दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन योर वर्क डन, जैसा कि उदयवीर ने बताया, व्हेन आवर वर्क डन गेट स्टोर्ड, ठीक है कि नहीं, इन सम फॉर्म ऑफ एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, देन दैट काइंड ऑफ फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। When your work is getting conserved, नाम भी तो उसका इसी से पड़ा है, आपका काम कंजर्व हो जाए, जमा हो जाए। कंजर्व का मतलब क्या होता है? आपका किया हुआ काम बेकार न जाए। So when your work is conserved in form of potential energy, then it is a conservative force, and the potential energy is the energy stored in any object due to its configuration or position। अब जरा देखो नाउ एक और चीज है। अब जैसे आप कहेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स की क्या पहचान है, तो कंजर्वेटिव फोर्स की ये पहचान है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। जैसे देखो, दो लोग, एक इस ऑब्जेक्ट को यहां से ऐसे उठाता है और यहां ले आता है ये, और दूसरा कहता है कि नहीं हम देखना एच हाइट पे उठा के कर रहा है। दूसरा कहता है मैं यहां से यहां ले जाऊंगा, फिर इसको यहां ले जाऊंगा, फिर उसको यहां ले जाऊंगा, और फिर यहां ले जाऊंगा, और फिर यहां रखूं।
तो बताओ पहले केस में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है कि दूसरे केस में, किसने ज्यादा काम किया? एक ऐसे ऐसे चला चला के ले जा रहा है, तो दूसरे केस में तो इसमें भी कितनी हाइट पे उठाया उस चीज को? क्या एच हाइट पे? सो जब भी आप ग्रेविटी, बताओ अगर वो इधर ले जा रहा है तो क्या उसने ग्रेविटी के अगेंस्ट में कुछ काम किया है क्या? क्योंकि ग्रेविटी तो उस ऑब्जेक्ट पे हमेशा नीचे लग रही थी, तो उसने फोर्स इधर लगाया, तो उसका फोर्स कुछ काम कर पाएगा क्या? उसने डिस्प्लेसमेंट इधर किया, दोनों केस में इक्वल होगा। यहां पर भी एच हाइट पर है, तो फिर इस पर पोटेंशियल एनर्जी, अगर आप ये देख लो, ये ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर एक फ्लावर बेस रखा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं उदयवीर कि अगर ये एच हाइट पर है तो इसकी और इसका मास एम है, तो इस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो आप क्या बताओगे, बताओ। अब आप बताइए, हमें मालूम नहीं है। अनुराग बताइए, अगर एक एम मास एच हाइट पर है तो उसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी? एम जी एच हो जाएगी कहीं, क्योंकि ऊपर हमने देखा कि वर्क किया, फोर्स लगाया और डिस्प्लेस किया, तो फोर्स एम जी लगाया और डिस्प्लेस एच किया, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेस प्लस एम जी इंटू एच, यही तो दिखाया अभी कि नहीं आपको कि वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो कितना फोर्स लगाया? क्या एम जी लगाया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एच किया। अच्छा, क्या आप ऐसा तो नहीं पूछोगे, नहीं नहीं अभी हम नहीं बताएंगे, पहले मुझे ये बताओ वो घुमा घुमा के तो नहीं ले गया था, वो कहीं सीधा तो नहीं ले गया? अगर मान लो चार दोस्त हैं, एक खूब घुमा घुमा के ले जा रहा है और तब रख रहा है, दूसरा सीधा ले जाकर रख रहा है, कोई एक ऐसा ले जा रहा है, कोई ऐसे ऐसे करके ले जा रहा है, और चार फ्लावर बेस रखे हैं, क्या चारों में सेम पोटेंशियल एनर्जी रहेगी कि जिसने घुमा घुमा के रखा है उसके फ्लावर बेस में ज्यादा होगी? सेम रहेगी क्या? जिसने घुमा घुमा के रख जिसने घुमा घुमा के रखा, क्या उसका फ्लावर बेस गिरेगा तो क्या जमीन खोद देगा? ज्यादा काम कर देगा कि नहीं कर पाएगा? वो तो उतना ही काम करेगा। सो इसका मतलब है कि ये जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, दे डू नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, किस पाथ से ले जाया गया उस पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है। जैसा कि आपकी बुक में मस्कुलर एफर्ट लगाया, लेकिन जैसे कि ग्रेविटी के अगेंस्ट में उसने जितना काम किया, दैट इज ओनली गेटिंग कंजर्व। बाकी उसने जो घुमाया उसका मस्कुलर फोर्स, उसका फ्रिक्शन फोर्स काउंट होगा, उससे उसकी बॉडी हीट अप होगी। अब ये उसकी वार्मिंग अप एक्सरसाइज है, वो अपनी बॉडी को वार्म अप कर रहा है। वॉट एवर मस्कुलर फोर्स और इफर्ट he or she is applying, it is only warming up of body, it is all going waste। समझ लो वो हीट एनर्जी में खत्म हो रहा है, अदरवाइज इट विल नॉट गेट कंजर्व। जितना उसने ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम किया है और जो उसका डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर डिस्टेंस नहीं चलेगी, यहाँ डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर। तो यहाँ पर जो दो केस दिए गए हैं उसमें ये बताया गया है आपके रूप में कि जो कंजर्वेटिव फोर्स की पहचान क्या है, कि इट ओनली depends on initial and final position। Okay, so conservative force does not depend on path and it only depends on initial and final position। बोलो बात समझ में आ गई? चार बुक एक ही अगर हाइट पे रखी है तो चारों में तो एक ही जैसा होगा। कोई कह रहा कि नहीं अभी मैं इसको जो है गुरुद्वारे जाके लेके आता हूँ बुक को, फिर वापस लाऊंगा, देखना इसमें एनर्जी जमा हो जाएगी, तो हो जाएगी क्या? बोलो। या कोई सरदार पूरा लेके जाए और कह दे मैं घुमा के लाता हूँ टहला के बुक को फिर रखूंगा, तो क्या उसमें ज्यादा एनर्जी आ जाएगी? ओनली विच द वर्क विच यू आर डूइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, ओनली दैट मच इज गेटिंग कंजर्व। ठीक है, तो हम क्या लिख दें बताइए? कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ये क्या है बताओ? पाथ वन है क्या? और ये क्या है? पाथ टू। तो दोनों में सेम रहेगी, इसमें भी mgh रहेगी और इसमें भी कितनी रहेगी? सो कंजर्वेटिव फोर्स। और बताओ फ्रिक्शनल फोर्स में इसमें ज्यादा काम है कि इसमें ज्यादा काम है? फ्रिक्शनल फोर्स में पाथ पे डिपेंड करता है भाई। फ्रिक्शनल फोर्स में तो पोटेंशियल एनर्जी की कोई बात ही नहीं, वहां तो होती नहीं है। लेकिन बताओ फ्रिक्शनल फोर्स नॉन मतलब
जो सेकंड वाला केस है उसमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो क्या फ्रिक्शनल फोर्स में जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड होता है? हाँ, क्योंकि आप ऐसे ऐसे करोगे तो आपको ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है उनके अगेंस्ट में काम किया जाए तो वो पाथ डिपेंडेंट होता है। लेकिन जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं क्या वे पाथ डिपेंडेंट होते हैं या पाथ इंडिपेंडेंट? बोलो। सही कहा, पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। और सो कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। It does not depend on path. तो कंजर्वेटिव फोर्स की ये पहचान है कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ओके, नाउ एग्जांपल 11.5। फाइंड द एनर्जी possessed by an object of mass 10 kg when it is at a height 6 meter above the ground. So given g is 9.8 meter per second square। तो 10 kg की चीज जो 6 मीटर हाइट पर है उसमें कितनी एनर्जी है? ठीक है, एबव द ग्राउंड, और जी भी दे रहा है। जरा देखें, जो जो कह रहा है वो लिख लो, उसे 6 मीटर हाइट पर रखो ग्राउंड से और पता करो कि व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी ना। सो दिस ऑब्जेक्ट ग्राउंड से कितनी हाइट पर है? सो 6 मीटर हाइट पर है। इसका मास कितना है? 10 kg। प्रत्युष आपकी वो ओपन नहीं हो रही है, जो आपने भेजा है पीडीएफ, उसको रीसेंड कर दिया है क्या आपने? ठीक है, चलो अच्छा है। नाउ ई पी इज इक्वल्स टू, पोटेंशियल एनर्जी का क्या फार्मूला होता है? क्या mgh? तो वो पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। सो इट इज 10 इंटू जी 9.8 और इंटू एच 6। सो इट इज 98 इंटू 6। तो 6 8 जा 48 और 6 9 जा 54। तो इट इज 58, ये जूल हो जाएगा। सो एनर्जी चाहे कुछ भी हो, उसकी यूनिट क्या होती है? इट्स यूनिट इज जूल ओनली। सो द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दैट ऑब्जेक्ट इज 6588 जूल। एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड in object is 588 joule. Okay, now come to next example, example 11.6. Now it says an object of mass 12 kg is at a certain height above the ground. If the potential energy of object is 480 जूल। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि ये देखिए कि ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg है और कुछ हाइट पर है। अब h नहीं दे रहा है, अब EP दे रहा है। कोई बात नहीं, अगर एक चीज अननोन है ना, h ही तो निकालना है। फार्मूला आपको पता है कि नहीं? EP इज इक्वल टू mgh। तो सब चीज रख देना, मास रख देना, EP रख देना, h आ जाएगा। फाइंड द हाइट एट विद द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जी 10 दे रहा, कोई बात नहीं। तो वो कह रहा है 12 kg की चीज है और h हाइट पे है और पोटेंशियल एनर्जी दे रहा है, तो h निकल आएगा। इसी फार्मूले से निकल आएगा, सिंपल फार्मूला है। चलो, तो नाउ इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज गिवन? It is given that an object of 12 kg, तो 12 kg की चीज है और ये कुछ हाइट पर है, हाइट हमें पता नहीं है। ओके, एंड इट्स ईपी इज इक्वल टू mgh। ईपी इज गिवन एज 480 जूल, मास इज गिवन 12 kg, g इज गिवन 10, h का पता नहीं और h ही हमें पता करना है कि किस हाइट पर है।
तो अगर किसी में 480 जूल एनर्जी है तो कितनी हाइट पर होगा ये पूछ रहा है। इससे तो कम ही होगा, जिसमें 588 होगा, ज़्यादा हाइट पे है तो उसमें ज़्यादा एनर्जी, और कम हाइट पे होगा तो कम एनर्जी। 480 ही है, चलो देखते हैं कितनी होगी। सो H इज इक्वल्स टू 480 अपॉन 120, ये नीचे लिख दो, 0 से 0 कट गया, 12 4 जा 48, तो H कितना आ गया 4 मीटर। तो देखा आपने 6 मीटर हाइट पर था तो इतनी एनर्जी थी, और 4 मीटर हाइट पर है तो कितनी एनर्जी होगी, देन इट इज दिस मच। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 4 मीटर। बात समझ में आ गई? ठीक है, सो ओके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 मीटर। नाउ कुछ और चीजें देखें कि हीट एनर्जी क्या होती है। ये तो बात हो गई पोटेंशियल एनर्जी की। व्हाट इज हीट एनर्जी? एनर्जी कंटेन्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड हीट एनर्जी। ओके, सो अगर किसी भी बॉडी में टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या उसमें हीट ज्यादा होगी, हीट एनर्जी ज्यादा होगी? बोलिए। सो एनर्जी contained by a body due to its temperature is called heat energy. मान लीजिए if there are two different bodies, one is at 50 डिग्री सेल्सियस एंड अदर इज एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो मान लीजिए वाटर ही, ओके ओके, नाउ एनर्जी कंटेन्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड हीट एनर्जी। जैसे इसमें वाटर रखा हुआ है और ये 25 डिग्री सेल्सियस है रूम टेम्परेचर पर, और एक में बॉइलिंग वाटर है, तो बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बताओ किसमें हीट एनर्जी ज़्यादा है? इफ टेम्परेचर इज मोर, हाँ, तो इफ टेम्परेचर इज मोर देन हीट एनर्जी इज मोर, सो कंटेन मोर हीट एनर्जी। ओके, ये तो बात हो गई हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है? दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। So that is the energy contained in a body due to moving charges। मान लो आपके घर में करंट फ्लो कर रही है, तो क्या उसको आप चाहो तो उससे ओवन चला लो, चाहो तो उससे रेफ्रिजरेटर चला लो, चाहे तो आप उससे लाइट जला लो। तो क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी को वेरियस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी से आप म्यूजिक भी चला सकते हो, तो साउंड एनर्जी भी, लाइट एनर्जी भी बन जाएगी। आप उससे चाहो तो इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल रिएक्शन भी करा सकते हो। देखा नहीं कि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होती है, H2 और O2 में बदल जाते हैं। बोलो, ऐसा होता है कि नहीं? सो द एनर्जी कंटेन now which is due to moving charges। It is called electric energy. Its other name is electric current also, या ये भी कह सकते हो it is due to electric current। कई बार जो लाइटनिंग होती है तो चार्जेस क्या होते हैं, क्लाउड से नीचे आ जाते हैं,
और जहां गिरते हैं वो बहुत बड़े बड़े एरिया को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, कई झोपड़ियों को जला देते हैं, बारिश में घर घर जला देते हैं। आप समझिए कितनी एनर्जी उनमें होती होगी। कई लोग मर जाते हैं। मैनी ऑफ द केटल्स आर डाइंग ड्यू टू ये जो लाइटनिंग होती है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी यूटिलाइज्ड इन कैन बी इजीली कन्वर्टेड इन वेरियस फॉर्म्स। या इलेक्ट्रिक एनर्जी भी कह सकते हो या इलेक्ट्रिक करंट कैन बी कन्वर्टेड इजीली, बहुत आसानी से, इन वेरियस फॉर्म। और हमारे घर में ऐसे बहुत सारे अप्लायंस हैं, जैसे टीवी हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, या स्पीकर हो गया, या हीटर हो गया, ओवन हो गया। देयर आर सेवरल। ये कंडक्शन जो इंडक्शन स्टोव आए हैं आजकल, देयर आर सेवरल। रेफ्रिजरेटर कूल करना चाहो कूल कर लो। तो हर तरीके से काम करती है। सो कैन बी वेरियस फॉर्म, ऐसा हो जाता है। तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक एनर्जी की। नाउ नेक्स्ट इज साउंड एनर्जी। तो साउंड की वजह से होती है, जो हमारे ईयर ड्रम में वाइब्रेशन पैदा कर दे तो उसको साउंड एनर्जी कहते हैं। कि ये क्या करती है, जब भी हम क्या करते हैं किसी चीज में जब हम बोल रहे हैं तो एयर के पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, आगे पीछे आ जा रहे हैं, तो उसकी वजह से साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। लेट अस चेक इट। ठीक है। तो साउंड एनर्जी कुछ नहीं है। व्हेन वी स्पीक समथिंग, अब आपके में चैप्टर तो हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि व्हेन वी स्पीक समथिंग, तो उससे क्या होता है कि ये देखो, ये अगला चैप्टर है आपके बुक का। तो अगर आप क्या करो कि हाथ को बार बार ऐसे करो, या बड़ी तेजी से करो, या ब्लेड को ऐसे करो, तो क्या आवाज आएगी? ऐसे आवाज आएगी कि नहीं? या स्केल को ही कर लो बड़ी तेजी से, तो आवाज आएगी कि नहीं? तो उससे क्या होगा कि ये एक तरीके के वाइब्रेशन से एयर में कहीं कहीं ये पार्टिकल को कंप्रेस कर देते हैं, और कहीं कहीं पर जब ये वापस आता है तो पार्टिकल वहां से वहां पे कम पार्टिकल हो जाते हैं, जब कंप्रेस करता है तो यहाँ पर दबा देता है। तो इस तरीके का एक पैटर्न क्रिएट हो जाता है। और जब वो हमारे ईयर ड्रम में पहुंचता है तो क्या वो हमारे ईयर ड्रम में भी वैसे ही वाइब्रेशंस पैदा कर देता है। सो साउंड चैप्टर में ये बात दी गई है कि व्हेन इट रीचेस टू अवर ईयर ड्रम, तो क्या होता होगा बताओ? चाहे लाउड स्पीकर हो या कुछ भी, तो ये हवा में कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन पैदा कर देगा। एंड व्हेन इट रीचेस टू अवर ईयर ड्रम, तो क्या होगा? ये है ईयर ड्रम, तो यहाँ पर वाइब्रेशन होंगे, और क्या हमारा ब्रेन उसको पिकअप कर लेगा थ्रू नर्व्स, और हम उस साउंड को सुन पाते हैं। तो क्या साउंड भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है? बताइए। ठीक है। सो साउंड में तो बहुत एनर्जी होती है ना, उसको भी हम देखेंगे। तो साउंड एनर्जी क्या होती है? एनर्जी possessed by a body ड्यू टू साउंड। तो साउंड की वजह से आप लगातार बोलते रहिए, तो क्या आपके बॉडी की एनर्जी खत्म हो जाएगी क्या? इज इट गेटिंग डिसिपेटेड? तो इसका मतलब क्या हुआ बताइए? कि साउंड भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ओके, जस्ट वेट। लेस बोलते हैं तो उसमें नहीं खत्म होती है। साउंड एनर्जी ऑन मिल्क। सो साउंड एनर्जी एक्सपेरिमेंट। Now, let us see कि one experiment showing sound energy is how powerful. Let us see. यहाँ पर म्यूजिक प्ले किया गया है। केमिकल एनर्जी, क्या किसी चीज में केमिकल एनर्जी भी हो सकती है? हो सकती है। जैसे
The energy possessed by a body due to its chemical composition is called chemical energy. ये क्लियर आ रहा है कि फोटो क्लियर नहीं आ रहा है? आ गया ना? So the energy possessed by a body due to its composition. क्या कोयला है, कोल में क्या केमिकल एनर्जी होगी? अगर हम उसे जला दें तो क्या वो हीट पैदा कर सकती है? कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, तो उसमें कौन सी एनर्जी है बताइए? डीजल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया. यस. सो एनर्जी possessed by a body due to its composition. Possessed by a body due to its chemical composition. फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम खाना खाते हैं तो क्या खाना क्यों खाते हैं? क्या खाने में कुछ एनर्जी होती होगी क्या, जो हमारी बॉडी में केमिकल एनर्जी है, फिर वो हीट पैदा कर देती है, और उसी हीट से क्या होता है कि हम दूसरे काम करते हैं, हमारे मस्कुलर और दूसरी एनर्जी होती है. तो क्या होता है कि उससे एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हमें जैसा मालूम है कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि नहीं? जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है तो 38 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो केमिकल एनर्जी क्या है? चाहे फूड हो तो फूड में भी एक एनर्जी है, तो इट इज कोल हो गया, फूड में भी है एनर्जी होती है, तभी हम लोग खाते हैं. इस तरीके से डीजल एंड पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जो कि जिससे जहाज उड़ते हैं, तो एविएशन टर्बाइन फ्यूल, टर्बाइन उस जो इंजन का ब्लेड घूमता है उसको टर्बाइन कहते हैं, एटीएफ. तो इस तरीके से इन सभी में एनर्जी होती है. इवन वुड में एनर्जी होती है, लकड़ी जला लो. सो ये सब केमिकल एनर्जी है. ओके ना. इसके अलावा और कौन सी एनर्जी हो गई? लाइट एनर्जी. तो लाइट एनर्जी भी होती है. जैसे सन है, तो सन से जब हमें लाइट मिलती है तो साथ में क्या उसमें एनर्जी भी रहती है? क्या उसमें धूप रहती है? देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद इट. तो लाइट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके. अगर कोई चीज लिट अप हो रही है तो उसमें एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ही, पहले खुद ही एनर्जी होगी. अगर कैंडल लिट अप हो रही, इज इट हैविंग एनी काइंड ऑफ एनर्जी? अगर कैंडल से लाइट निकल रही है और वही लाइट जहां जहां जाएगी तो उसमें एनर्जी होगी. लाइट का मतलब क्या है? विच अवर आइज कैन सेंस, दैट काइंड ऑफ रेज. जो सन रेज है उन्हें लाइट कहते हैं. तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि हीट एनर्जी में आसानी से कन्वर्ट की जा सकती है. या फिर सोलर पैनल लगाए जाते हैं हमारे घर के ऊपर, तो क्या उसी लाइट से हमारे घर का सारा इलेक्ट्रिसिटी और सब कुछ चलता है? आपने घरों के ऊपर देखा है कि नहीं? तो अल्टीमेटली क्या वे सनलाइट से हमारे घर में बैटरी चार्ज करते हैं और लाइट जलाते हैं? बताइए. तो लाइट एनर्जी तो है, हमारा घर का पूरा सब कुछ सिस्टम उस पर चल जाता है कि नहीं? इसके अलावा और कौन कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं जो अभी बच गए हैं? एक तो न्यूक्लियर एनर्जी बचा ही हुआ है, उसके अलावा भी कोई बच रहा है क्या? साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, कल यार न्यूक्लियर एनर्जी हो गई. What does it mean by nuclear energy? नहीं, और मैग्नेटिक करके तो कुछ नहीं होता है, बस वही है, इलेक्ट्रिक चार्ज से ही सारा होता है. जब इलेक्ट्रिक चार्ज गोल गोल घूमने लग जाए तो उससे मैग्नेटिज्म पैदा होता है. इतनी बात ध्यान रखना है. तो हर एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमते हैं वो एक टाइनी मैग्नेट ही है. तो वो चीज आपको 10th में बताई जाएगी कि इलेक्ट्रॉन का गोल गोल चक्कर लगाना एक वास्तव में मैग्नेट पैदा करता है. और जब सभी इलेक्ट्रॉन किसी एटम के एक साथ घूमने लग जाए, ये जो मैग्नेट है ना, ये आप देख रहे हो, इसमें जानते हो क्या हो रहा है? इसके अंदर जितने भी एटम हैं वो सब एक ही तरफ चक्कर लगा रहे हैं. इस वजह से ये मैग्नेट है. अब कोई ऐसे चक्कर लगा रहा है, कोई ऐसा, तो सब एक दूसरे को काट देंगे. कोई इस डायरेक्शन में चक्कर लगाए, कोई उधर चक्कर लगाए, कोई उधर. इफ दे आर डिसओरिएंटेड then it is not a magnet.
हाउएवर अगर किसी मशीन से इसमें पास कर दो और उसको सबका ओरिएंटेशन एक तरफ कर दो, कोई बहुत स्ट्रांग मैग्नेट में एक आयरन का पीस डाल दो तो आयरन पीस एक मैग्नेट बन जाएगा। तो ये वही मैग्नेट है कि इसको हमने मैग्नेटिक कर दिया है, क्योंकि इसके सारे इलेक्ट्रॉन अब क्या एक ही डायरेक्शन में चक्कर लगा रहे हैं, और इस वजह से ये मैग्नेट है। बताओ ठीक है कि नहीं? तो मैग्नेटिक एनर्जी इट इज ए फॉर्म ऑफ, अदरवाइज सिर्फ ये कह देने से ये मैग्नेट है और इसमें एनर्जी होगी, तो क्या इसमें कुछ एनर्जी है ऐसी कोई खास? कुछ नहीं है। मैग्नेट में क्या एनर्जी? इससे क्या काम ले लोगे? कुछ ले पाओगे क्या? बोलो। अब ऐसे कोई कह दे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, तो रुके हुए चार्ज से क्या काम ले पाओगे? कुछ ले पाओगे? इलेक्ट्रोडायनामिक एनर्जी हो सकती है, यानी इलेक्ट्रिक करंट। जब चार्ज चल ले तो कहते हैं हाँ देखो लाइट आ रही है और इससे सब काम हो रहा है। तो जब हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक करंट, करंट क्या होती है? वाटर करंट जानते हो? वाटर करंट क्या है? जब पानी नदी में बह रहा है तो उसे क्या कहते हैं? क्या वाटर करंट नहीं कहते हैं? तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट है, जब करंट फ्लो करे तो फ्लोइंग ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड करंट एंड इट कंटेन्स एनर्जी। ओके, अब जरा देखो न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है। मैग्नेट, मैग्नेट में कोई भी एनर्जी नहीं होती है, और मैग्नेट तो परमानेंट मैग्नेट है। जो मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिक में मैग्नेट बनता कैसे है, बस मैं ये बता रहा हूं कि सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड होकर चक्कर लगाए गोल गोल एटम के चारों तरफ, तब मैग्नेट बन जाता है। और अदरवाइज मैग्नेटिक एनर्जी करके कोई एनर्जी नहीं होती। इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो भी इलेक्ट्रोडायनामिक फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक करके कुछ नहीं होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब हम उसका कॉन्फ़िगरेशन बिगाड़ेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अदरवाइज ऐसे कहो कि चार्जेस रेस्ट में है उसमें एनर्जी है, तो नहीं है। बात समझ में आ गई आपको? जब हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे, जो हम वर्क करेंगे उतनी वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब जरा देखो न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है। न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब होता है कि when nuclear reactions are taking place, then a lot of energy is produced. When nuclear reactions are taking place, then a lot of energy is produced. Called nuclear energy. जरा देखो कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है। जैसे कि यूरेनियम अनस्टेबल है, जो आप देखते हो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, वो क्या होते हैं? उनमें से अल्फा बीटा गामा पार्टिकल निकलते रहते हैं। जैसे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था यूरेनियम में से क्या अल्फा निकलता जा रहा था, जिसको हमने गोल्ड फॉइल पे हिट करवाया था। बोलो, अपने आप ही तो अल्फा निकल रहा था। तो यूरेनियम ले लो। जो यूरेनियम होता है उसमें कितने प्रोटॉन होते हैं बताइए? ये है, और जो बच जाएंगे 143 वो उसमें न्यूट्रॉन हो जाएंगे। तो इसमें क्या है 143 न्यूट्रॉन और प्लस 92 प्रोटॉन। तो मास नंबर इसका क्या हो गया 235। अब जब इस यूरेनियम में, और 92 प्रोटॉन भी हैं, वो न जाने इसकी ऑर्बिट में ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, उनके बारे में तो छोड़ ही दो, मैं सिर्फ इसके सेंटर की बात कर रहा हूं। क्या उसमें 92 प्रोटॉन है और 143 न्यूट्रॉन है? अब देखो, तो यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है ये हाईली अनस्टेबल है। इसमें इतने सारे प्रोटॉन है, उसमें रिपल्शन है, और इतने पाई मेजॉन होकर भी उसको रोक नहीं पा रहे, इधर उधर बैठ रहे, लेकिन इतना रिपल्शन हो गया ये टूटना चाहता है। अगर इस पे एक इसके सेंटर पर, इसके न्यूक्लियस पर एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कर दो तो ये तुरंत इसमें क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। ये दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है। अभी ये यूरेनियम है, लेकिन फिर ये दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाएगा। कौन कौन से? एक बेरियम में टूट जाएगा और दूसरा किस में टूट जाएगा? क्रिप्टॉन। ये
तो बेरियम 56 और क्रिप्टॉन 36 मिला के 92 हो गए, काउंट कर लो। तो इसका एटॉमिक नंबर 56 और 36 मिलके कितने हो गए, यूरेनियम का कितना होता है 92। तो इतना करने पर इसमें 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पैदा होती है, जो हमारे यहाँ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, चाहे बॉम्बे में हो, गुजरात में बॉम्बे में 3 है, तो वहाँ यही काम होता है। वो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, वहाँ यूरेनियम में बम्बार्डमेंट किया जाता है न्यूट्रॉन का। यूरेनियम जानते हो कहाँ से आता है भारत में, ऑस्ट्रेलिया देता है। तो ऑस्ट्रेलिया से हम यूरेनियम मंगाते हैं, ये फ्यूल है। तो ये क्या है, ये रेडियो एक्टिव है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई। तो 92 या इससे ऊपर के जितने भी एटॉमिक नंबर हैं, 93, 94 और 118 तक चले जाओ, सब रेडियो एक्टिव है, सब फ्यूल है। लेकिन सबसे आसानी से मिलने वाला फ्यूल कौन सा है बताओ, 92। क्योंकि यही सबसे कम मतलब ये अनस्टेबल, उससे ज्यादा वाला और अनस्टेबल और अनस्टेबल। तो जो ज्यादा अनस्टेबल है वो तो पहले से ही टूट चुका है। अब बचा कौन हमारे पास बताओ धरती पर, यूरेनियम ही तो बचा। क्योंकि जो ज्यादा एटॉमिक नंबर वो उतना ज्यादा अनस्टेबल। ठीक है, अब जरा इसमें हमने न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया तो ये टूट गया, दो छोटे छोटे एटम में, ये स्टेबल होते हैं। सो इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी पैदा होती है, लॉट ऑफ एनर्जी। मैं तो लिख देता हूं 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो भी हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एक यूनिट एनर्जी की, वो बाद में कन्वर्ट कर ली जाएगी। बट ये क्या हुआ, क्या ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको कन्वर्ट किया जा सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल एनर्जी होती है। यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक एनर्जी की यूनिट ही है। अगर इससे और मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा बताओ, जूल में बदल जाएगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, ये जो रिएक्शन देखी आपने, क्या आपने हैवियर न्यूक्लियाई को लाइटर न्यूक्लियाई में तोड़ दिया न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करने पर? बोलो। और साथ में इसमें 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं, और क्या वो 3 न्यूट्रॉन दूसरे 3 यूरेनियम को तोड़ देंगे? क्योंकि वो तो उसी यूरेनियम के अंदर ही है ना। आपने एक यूरेनियम, एक न्यूट्रॉन भेजा तो बेरियम और क्रिप्टॉन निकला, और साथ में क्या निकला बताइए, 3 न्यूट्रॉन। वो 3 न्यूट्रॉन फिर वो 3 न्यूट्रॉन 3 यूरेनियम को तोड़ेंगे और फिर सब में से 3 न्यूट्रॉन, तो 9 हो जाएंगे। ये चेन रिएक्शन हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और रशिया में एक ऐसा था कर्मचारी जो रात को सो गया था, उसमें से हमें कुछ न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना होता है। एब्जॉर्ब करने के लिए लेड मटेरियल होता है, कैडमियम होता है। उसने क्या किया, ऐसा कुछ किया नहीं, सो गया, तो वो उसमें ब्लास्ट हो गया न्यूक्लियर रिएक्टर में। चेरनोबिल की घटना है 92 की, और 1 लाख लोग रशिया के मारे गए। तो आप समझ सकते हो कितना खतरनाक है। क्योंकि 3 न्यूट्रॉन फिर अगले 3 यूरेनियम को तोड़ेंगे, और सब में से कितने कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे, क्या फिर 3 न्यूट्रॉन। तो ये तो कितनी खतरनाक रिएक्शन हो जाएगी, और इतनी एनर्जी उसको संभालेगा कौन, क्या उससे ब्लास्ट नहीं हो जाएगा रिएक्टर में? तो इस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी 2 तरीके की होती है, आइदर व्हेन हैवियर न्यूक्लियाई आर, ठीक है, ब्रोकन इनटू लाइटर न्यूक्लियाई, देन आल्सो ए लॉट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस। और दूसरा क्या है, इसको कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। फिजन का मतलब है तोड़ना, किसी चीज को तोड़ना है तो उसको क्या कहेंगे, फिजन। और फ्यूजन का मतलब जोड़ना। दोनों देखो तो न्यूक्लियर एनर्जी कौन सी 2 तरीके की होती है, वन इज that is nuclear fission and other is nuclear fission। ये अमेरिका ने कराई थी। जो एटम बम्स होते हैं, एटॉमिक बम, वो न्यूक्लियर फिजन में होते हैं। इसमें होता क्या है कि हैवियर न्यूक्लियाई को क्या कराया जाता है, हैवियर न्यूक्लियाई, ओके, हैवियर न्यूक्लियाई आर ब्रोकन इनटू लाइटर न्यूक्लियाई। तो हैवियर न्यूक्लियाई को किसमें तोड़ा जाता है, आर ब्रोकन इनटू लाइटर न्यूक्लियाई, ए लॉट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस। तो उसमें क्या होगा, देन ए लॉट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस। ऐसा करने पर लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है।
इज प्रोड्यूस। अब देखो, तो और उस तरीके का जो काम होता है वो किसमें होता है? क्या एटम बम में यही काम होता है? ठीक है, तो यूरेनियम इज ब्रोकन इनटू लाइटर न्यूक्लियाई, ऐसा किया गया है। ऐसा ही अमेरिका ने जब जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब गिराया था 1945 में, तो उसने एटम बम ही गिराया था, उसने यूरेनियम गिराया था, वो बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट गया, दोनों शहर तबाह हो गए। तो ये एटम बम हो या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर जहां पर बिजली बनाई जाती है, जैसे हमने बताया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वहाँ इतनी हीट निकलती है कि पानी को बॉईल कर लेते हैं, और उस पानी को बॉईल करके टरबाइन घुमाया जाता है, और टरबाइन घूमने से क्या होता है? बिजली बन जाती है। अब देखो, एक है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब लाइटर न्यूक्लियाई, व्हेन आपस में कोलाइड करे या जुड़ के एक हैवियर न्यूक्लियाई बना दे, दो हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना दे, ऐसा सन में होता है, वहां फ्यूजन होता है। व्हेन लाइटर, देखो न्यूक्लियर फिजन, फिजन का मतलब विखंडन, और फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब संलयन, जुड़ना, इसका मतलब है टूटना। और इसका मतलब क्या है? जुड़ना। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। व्हेन लाइटर न्यूक्लियाई कोलाइड विद ईच अदर, कोलाइड विद ईच अदर, इसमें इलेक्ट्रॉनों से कोई लेना देना नहीं। ये मत सोचो इलेक्ट्रॉनों को क्या होगा, वो क्या करेंगे, वो अपने आप जितने जाने होंगे, हवा में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, जिसको जितने लेने होंगे ले लेगा। सिर्फ न्यूक्लियस टूट जाए, इलेक्ट्रॉन अपने आप हवा से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। आप दो डिसिमिलर बॉडी को रब करो तो क्या एक से दूसरे में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं? बताइए, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही आ जाते हैं। So when lighter nuclei collide with each other at very high temperature, 10 to the power 9 केल्विन टेम्परेचर, इतने टेम्परेचर चाहिए इसके लिए, बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। और इतना टेम्परेचर कहाँ मौजूद है? क्या सन में मौजूद है? तो वहां पे रिएक्शन हो जाती है। देन एंड फॉर्म, और आपस में कोलाइड करें और साथ में हेवियर न्यूक्लियाई बना दें, then it is called nuclear fusion। जैसे कि सन में ये काम हो रहा है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में भी ये समझो ड्यूटीरियम, दो हाइड्रोजन मिलके वहां क्या कर रहे हैं? क्या हीलियम बना दे रहे हैं? बोलो। और लॉट ऑफ एनर्जी निकल रही है। तो ऐसा सन में हो रहा है। तो जितने भी स्टार हैं, क्या वो सन ही है? क्या उन सब में यही काम हो रहा है? क्योंकि सब स्टार में, सब में से आग निकल रही है, तो उसमें इतनी ज्यादा हीट निकल रही, लाइट निकल रही है, तो कितना बड़ा स्केल पर ये काम हो रहा है। तो इस वजह से चूंकि इसमें हाइड्रोजन मिल करके एनर्जी बनाते हैं, तो इस प्रकार के बॉम्ब को कहते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब। जैसे आप लोगों में कोई कहता है कि भाई हमारे पास एटम बॉम्ब है, तो दूसरा बोलेगा हमारे पास तो हाइड्रोजन बॉम्ब है। तो बताओ किसका बॉम्ब ज्यादा खतरनाक है? हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अगर आपस में कोलाइड कर जाए, कितने टेम्परेचर पर? 10 to the power 9 केल्विन। ये टेम्परेचर ही देख लो कितना ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 केल्विन। 230 273 अगर आप इसको माइनस भी कर लो तो भी सेल्सियस में भी तो इतना ही सेल्सियस होगा। 273 माइनस करने से क्या होगा? इतने सेल्सियस टेम्परेचर, सोचो जरा कितना ज्यादा है। 100 डिग्री का बॉइलिंग वाटर ही हम नहीं छू पाते हैं, और 1000 पे तो सारे मेटल मेल्ट कर जाते हैं, तो इतने टेम्परेचर पर क्या हो? तो आप समझ गए ना, इसमें लॉट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस। अगर हाइड्रोजन बॉम्ब अमेरिका ने बना लिया है, अगर वो इसको ब्लास्ट कर दे, तो पूरा वर्ल्ड तबाह हो जाए, और 50 मिलियन ईयर्स तक एक भी बैक्टीरिया धरती पे नहीं उग पाएगा। बैक्टीरिया या वायरस कुछ भी नहीं बचेगा, अमेरिका खुद भी तबाह हो जाएगा।
उसने ऐसे बम बना लिए। तो आपने देख लिया न्यूक्लियर एनर्जी। नाउ वी विल सी आर वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी इंटरकन्वर्टिबल। तो न्यूक्लियर एनर्जी आपको पता चल गया ना कि लाइटर न्यूक्लियस का टूटना, उससे भी एनर्जी मिलती है, और ये लाइटर न्यूक्लियस का जुड़ना, लाइटर न्यूक्लियस जुड़ गए तो भी एनर्जी मिल गई, और हैवियर न्यूक्लियस का टूट जाना तो क्या उससे भी एनर्जी मिलेगी। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं तो उनसे हमको एनर्जी मिलती है। बोलो बात समझ में आ गई कि न्यूक्लियर लेवल पर जो भी रिएक्शंस होंगी देन वी गेट एनर्जी। ओके, नाउ अब पूछा जा रहा है कि आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इंटरकन्वर्टेबल। तो बुक में एक टाइटल दिया, हेडिंग दिया आपके में, क्या क्या इनको आपस में बदला जा सकता है? तो यस, सो वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एनर्जी आर इंटरकन्वर्टेबल। मान लीजिए कि आपने क्या किया कि जैसे बैटरी लगाई और बैटरी से एक बल्ब जला लिया, तो क्या होगा कि जैसे एक आपने सेल लगाया, तो यहां पर एक सेल लगा लिया और सेल से आपने क्या किया कि ठीक है, सेल से एक बल्ब जला लिया। तो आपने इसमें कौन सी एनर्जी को किस फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये पूछा जा रहा है। व्हेन वी, ठीक है, कनेक्ट ए बल्ब टू ए सेल, देन विच काइंड ऑफ एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू विच काइंड। जरा इस चीज को देख, कन्वर्ट हो जा रही है, तो इट इज करेक्ट ना। अब जरा एक मिनट, जस्ट एक मिनट। Just hold. अब देखो, ये एक सर्किट हमने बनाया है, इसमें आप देखिए, खैर ये प्री रिकॉर्डेड है पिछले साल का, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें हमने यहाँ पर क्या किया, तो अब जरा देखो, ये बैटरी है। अब जरा देखिए, पहले तो हम इसे समझें कि यहाँ हो क्या रहा है। ये बैटरी है, बैटरी में से हमने एक टर्मिनल ले लिया, मान लीजिए पॉजिटिव, और उससे क्या कनेक्ट कर दिया, बल्ब को कनेक्ट कर दिया, और बल्ब से एक वायर आया, वो तो कंपास अलग चीज है, हमने एक नीचे कंपास रख दिया ये दिखाने के लिए कि इलेक्ट्रिक करंट से ही मैग्नेटिक करंट पैदा होता है। तो ये चीज है कि इलेक्ट्रिक करंट चलेगी तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप पैदा हो जाएगी, क्योंकि जो कंपास होता है वो क्या होता है, वो मैग्नेट पे बेस्ड है क्या, तो वो चीज यहाँ दिखाई गई है। फिर भी हम यहाँ ये देखें कि मान लो बैटरी से हम बल्ब जला रहे हैं, ये स्विच है, जब इसको प्रेस किया जाएगा तो बल्ब जलेगा। तो अब हम देखें कि हो क्या रहा है। देखो, तो ये बल्ब जल गया, ये की है, कांटेक्ट हमने पूरा कर लिया। अच्छा, कंपास भी मुड़ रहा है क्या, देखो जरा, इससे क्या पता चल रहा है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड से ही मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, बोलो, तो इससे ये पता चलता है। ठीक है ना, अब जरा यहाँ पर ये देखो कि इफ in this circuit what is happening, when we lit a bulb with a battery,
अगर मान लीजिए ये बैटरी है, घर में एक बैटरी ले ले 1.5 वोल्ट की, और उस बैटरी से आप क्या करो कि एक बल्ब को लिट करिए। सो चाहे ऐसे ही आप क्या करें कि इसी बल्ब से, इसी बैटरी से एक आप बल्ब जला लें, तो कुछ नहीं, आप बैटरी लगा दो और बस एक कोई भी जो भी बल्ब हो यू कैन लिट, बट वी आर नॉट कंसर्न विद इट। तो बल्ब को कनेक्शन दे करके ये किया जा सकता है कि बल्ब को कनेक्ट करिए और इसमें कनेक्ट कर लीजिए, और इससे इसके दोनों जो एंड हैं वो यहाँ और यहाँ जोड़ लीजिए। तो अगर हम ऐसा करेंगे ये किया जा सकता है, बट वी आर नॉट कंसर्न विद इट। ये सिंपल एक्सपेरिमेंट है। अब जरा देखो तो कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट होगी। व्हेन वी लिट, हाँ, लिट अ बल्ब, ठीक है, विद बैटरी, देन केमिकल एनर्जी। सबसे पहले बैटरी में कौन सी एनर्जी बताओ। हाँ, देन केमिकल एनर्जी ऑफ बैटरी इज कन्वर्टेड, तो उससे किसमें बदल गई बताओ। क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। और फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई, एंड व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी पासेस थ्रू बल्ब एंड अल्टीमेटली क्या होता होगा, अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, अच्छा ये बल्ब जलेगा तो क्या हीट भी पैदा होगी, लाइट एंड हीट एनर्जी। थोड़ा हीट पैदा होती है ना, ये जो कुछ पिछले बल्ब जलते थे, तो जैसे आपके घर में हेलोजन लगा हो, शादी बारात में लगता है, तो क्या गर्मी होती है उसके पास खड़े हो जाते, हाँ गर्म हो जाता है, तो लाइट एंड हीट एनर्जी। तो इस तरीके से वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल। हियर वी आर सेइंग कि इनको आपस में हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। ओके, अब जरा देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप देख चुके हैं, ठीक है। इफ यू आर राइडिंग ए बाइसिकल तो क्या होता है, व्हेन वी, ठीक है, आर साइक्लिंग, देन, ठीक है, what are the energy transformation taking place, what are the energy transformations taking place। तो जब अगर आप एक बाइसिकल पर हो तो क्या क्या हो रहा होगा, तो हमारे बॉडी की जो केमिकल एनर्जी है, फूड एनर्जी है ना, हमने खाना खाया तो हमारी बॉडी में क्या है, फूड एनर्जी से क्या होता है कि हीट एनर्जी होती है। तो पहले तो मस्कुलर एनर्जी है, तो मसल्स आर डूइंग वर्क, ठीक है, दे आर प्रोड्यूसिंग हीट एनर्जी। देन उससे क्या होगा कि व्हेन वी आर साइक्लिंग देन आवर हीट एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि साइकिल को हम मोशन दे रहे हैं कि नहीं, तो उसमें क्या क्या कंजर्वेशन हो रहा है। पहले हमने खाना खाया तो फूड एनर्जी, फूड एनर्जी से क्या बनी, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी से क्या बनी, क्या हमारी बॉडी का टेम्परेचर एक रेगुलर रहता है, हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी से क्या बनी, क्या काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी हो गई। So these are the energy transformation taking place. Okay, so when we are riding a bicycle such energy transformation are taking place. Now अभी हमने ये देख लिया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है। नेक्स्ट कल की क्लास में हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। उसके पहले एक चीज और हम देख लें कि वास्तव में मैकेनिकल एनर्जी किसे कहते हैं।
अगर मान लीजिए कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, यानी ई के और प्लस ई पी, यही मैकेनिकल एनर्जी। इसी से सारी मशीन चलती है। स्प्रिंग कंप्रेस हुई, फिर उसके बाद दूसरा कुछ चला। जब भी आप कोई मशीन देखोगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का ही खेल है सारा। देखो उस मशीन में एक चीज दबती है, फिर दूसरी चीज उछलती है, फिर तीसरी चीज चलने लगती है। तो क्या होता है, ये सारा काम जो मशीन में होता है वो किसकी वजह से होता है? कई तरीके की स्प्रिंग होगी, कोई चीज कंप्रेस हो रही फिर मोशन में आ जाती है, तो इस किसकी वजह से होती है? क्या सारी मशीन इसी से रन करती है? और इसी वजह से इसका नाम रखा गया है यांत्रिक ऊर्जा। क्या ये यंत्रों को चलाती है? और इसी से इसका क्या नाम रखा गया है? यस, ड्यू टू reason that all machines are running with it, so it is called mechanical energy, that is ई के मतलब काइनेटिक एनर्जी और ईपी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी चीज में ऐसा भी हो सकता है, मान लो कि कोई चीज एक हाइट से गिर रही है, तो जब गिर रही है तो उसमें कुछ हाइट होने की वजह से क्या उसके पास, देखो अगर ये किसी स्पीड, इसकी वी स्पीड है, तो इसमें पहले बताओ अगर एच हाइट पर ये चीज है तो इसमें ईपी कितनी होगी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये आप बताइए, एच हाइट पे हमको नहीं मालूम, जीरो बोलोगे तो जीरो लिख देंगे, एमजीएच बोलोगे तो एमजीएच लिख देंगे। एच हाइट पे है एमजीएच, क्योंकि एच हाइट पे कोई ग्राउंड पे तो नहीं रखी हुई है कि जीरो हो जाए। अच्छा, इसमें ई के क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। क्या हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का? अच्छा, तो अब ई के का क्या फार्मूला है? हाफ एम वी स्क्वायर। और ईपी का क्या फार्मूला है? एम जी एच। तो क्या इसमें ये दोनों एनर्जी इसमें है? दोनों ही है, क्योंकि ये हाइट पे भी और गिर भी रही है। तो बोलो दोनों एनर्जी है क्या इसमें? कोई बॉल ऊपर गई और नीचे गिर रही है तो क्या उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं है? है। तो ये जो चीज है यही मैकेनिकल एनर्जी है, और इसी को कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। So sum of kinetic energy and potential energy is called mechanical energy. Sum of kinetic energy and potential energy is called mechanical energy. और कल हम इसमें देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जैसा कि आपकी बुक में ये दिया हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये कांस्टेंट होता है। तो इस चीज को कल हम एक्सप्लेन करें। ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम वेलकम।